Hollywood Silver Screen presenting The Great Sharks। कहानी समुद्र के बीचों बीच पानी की एक बोट को दिखाते हुए शुरू होती है। बोट पर टोटल 6 लोग होते हैं जो किसी विशेष तरह के शार्क को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। अब किमची के कहने पर क्यूसी अपनी बोट को शार्क के नजदीक एक जगह पर रोक लेता है। शार्क को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए जीवान एक लोहे के पिंजरे के अंदर खुद को बंद करके एक क्रेन की मदद से समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। जाने से पहले जीवान अपने साथ एक डार्ट गन भी लेकर जाती है जो किसी भी शार्क को सिर्फ एक शॉट में खत्म कर सकती है। इसी बीच मछली को अपनी तरफ लुभाने के लिए क्यूसी मछलियों का चारा समुद्र में फेंक देता है, मगर ये चारा गलती से जीवान के पिंजरे में गिर जाता है, जिस वजह से शार्क बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए एक जोरदार हमला करती है। शार्क पिंजरे पर लगातार एक के बाद एक जोरदार हमला करती रहती है, जिस वजह से ऊपर बोट में लगी क्रेन भी जीवान को एक जगह पर स्टेबल नहीं रख पाती। किमची क्यूसी से शार्क को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन पानी के अंदर शार्क इतनी तेजी से मूव हो रही होती है कि उसके ऊपर निशाना साध पाना लगभग नामुमकिन होता है। वहीं दूसरी ओर बोट पर खड़ा हुआ क्यूसी रस्सी को रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर शार्क की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। पूरी बोट तेजी से हिलने लगती है, जिस वजह से प्रोफेसर जेसिका जोन्स पानी में जा गिरती है। अपनी जिंदगी को ऐसे डूबता देखकर मिंजू भी पानी में छलांग लगा देता है। मिंजू प्रोफेसर के पास पहुंचकर उनको बचा लेता है, लेकिन खतरा अभी भी होता है। मिंजू प्रोफेसर को नाव के पास ले आता है, जहां क्यूसी हवा से भरा एक ट्यूब उनकी तरफ फेंक देता है। अब जब तक प्रोफेसर बोट पर चढ़ पाती, उससे पहले ही शार्क आकर उसके पैर को काट लेती है। अपनी जान बचाने के लिए मिंजू उस जगह से बचकर पानी के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर, यहाँ से कहानी कुछ समय पीछे जाती है, जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। तभी हम मिंजू को एक कुर्सी पर आराम करते हुए देखते हैं। मिंजू अपने सपने में एक पुराने हादसे को देख रहा होता है। दरअसल कुछ समय पहले एक पूल में शार्क के अटैक से लोगों को बचाते हुए मिंजू को शार्क ने काट लिया था। इस सपने से डरकर अचानक मिंजू की आंख खुल जाती है। नींद खुलते ही मिंजू अपने सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकालकर अपने पैर में लगा लेता है। एक्चुअली में ये कोई आम इंजेक्शन नहीं है, ये एक खास किस्म का सेल्फ हीलिंग इंजेक्शन है जो उसके पैर की हालत को ठीक करके उसको स्टेबल भी रखता है। मगर इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। अगर किसी ने इस इंजेक्शन को एक बार लेना चालू कर दिया तो वो चाहकर भी पीछे नहीं हट पाएगा। जैसे मिंजू की नींद खुलती है, उसी समय प्रोफेसर जोन्स आकर उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। दरअसल ये दोनों एक खास तरह के जीन कलेक्टर हैं, जो समुद्र के बीच में रहने वाले रेयर जानवरों के जीन्स को इकट्ठा करने का काम करते हैं। जल्द ही ये दोनों किमची वोंग के एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं। एक्वेरियम पहुंचकर हमको पता चलता है कि किमची वोंग ने दोनों को एक मरीन लाइफ एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर बुलाया है। दोनों को अपने यहाँ पर देखकर किमची काफी खुश होता है। किमची अपने असिस्टेंट के साथ उन दोनों को अपने एक्वेरियम का कोना कोना दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ किमची दोनों एक्सपर्ट्स को बताता है कि इस एक्वेरियम को बड़े ही ध्यान से समुद्री शार्क और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस एक्वेरियम को 3 लेवल पर डिवाइड किया गया है। पहला, जहाँ शार्क्स की ट्रेनिंग होती है। दूसरा, जहाँ से टूरिस्ट इन सुंदर से समुद्री जीवों को देख सकते हैं। और लास्ट में इस पूरे एक्वेरियम का सिस्टम कंट्रोल चेम्बर है। साथ ही में हर लेवल को बड़े ही ध्यान से इस तरह से बनाया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसको बिना वक्त गवाए बाकी फैसिलिटी से अलग कर दिया जाएगा। इसी के साथ किमची उनको बताता है कि यहाँ पर हर वो जरूरत का प्रबंध है जो समुद्री जीव की सुरक्षा के लिए चाहिए होता है। मगर मिंजू का मन नहीं मानता है, क्योंकि उसके अनुसार समुद्र के खुले वातावरण में रहने वाले जीवों को ऐसी छोटी जगह में लोगों के मनोरंजन के लिए रखना गलत है। लेकिन मिंजू की बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मिंजू की असिस्टेंट बताती है कि हम लोगों ने बड़े ही ध्यान से इस पानी में हर वो बदलाव इंस्टॉल किए हैं जो इस एक्वेरियम की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जल्द ही मिंजू की असिस्टेंट ये रिवील करती है कि हमने सभी मछलियों के अंदर जीन म्यूटेशन करके जेलीफिश के जैसे चमकने वाला जीव बना दिया है, जिससे जरूरत पड़ने पर हम घने से घने अंधेरे में उन्हें आसानी से देख सकेंगे। हालांकि मछलियों को ऐसे देखने में काफी मजा आता है, लेकिन मिंजू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा करके हम नेचर की ब्यूटी को खत्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए किमची एक बड़े से चेम्बर को दिखाता है, जिसके चारों तरफ बड़े से ग्लास फाइबर लगे होते हैं। फाइबर ग्लास के उस पार एक बड़ी सी शार्क लोगों के मनोरंजन के लिए रखी होती है।
प्रोफेसर पूछती है कि तुम्हारे पास टोटल कितनी शार्क्स हैं? जिसके जवाब में मिंजू की असिस्टेंट उसको बताती है कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की 3 और सेकंड जनरेशन की 2 शार्क्स मौजूद हैं। सेकंड जनरेशन यानी ऐसी शार्क्स जिन्हें यहाँ लाकर आर्टिफिशियली पैदा किया गया है। तभी हम जीवान को शार्क के पॉड में देखते हैं। जीवान को देखते ही शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जीवान बड़ी आसानी से खुद को बचाकर वहां से निकल जाती है। दरअसल जीवान काफी लंबे समय से इन शार्क्स के साथ काम कर रही है, इसीलिए वो बड़ी आसानी से खुद को उनके अटैक से बचा लेती है। जल्द ही डिनर का समय हो जाता है। डिनर शुरू करने से पहले मिंजू वॉशरूम में हाथ धोने चला जाता है। अब जैसे मिंजू अपने हाथ धोने लगता है, तभी जीवान वहां पर आ जाती है। जीवान मिंजू के नजदीक आने की कोशिश करती है। तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां आज से कुछ समय पहले जीवान ने मिंजू को एक पार्टी में देखा था। जीवान को मिंजू से पहली नजर में प्यार हो गया था। उसी शाम जब सब लोग पूल में नहा रहे थे, तभी एक खतरनाक शार्क उनके ऊपर हमला कर देती है। मगर अपनी जान की परवाह किए बिना मिंजू पूल में मौजूद सभी लोगों की जान बचा लेता है, और उनमें से एक जीवान भी होती है। मिंजू की ऐसी बहादुरी को देखकर वो उसके प्यार में पड़ जाती है। मगर शार्क के हमले की वजह से मिंजू के पैर में गंभीर घाव हो जाते हैं। इस हादसे के बाद से मिंजू काफी बदल जाता है, क्योंकि इस हादसे का उस पर काफी गहरा असर पड़ता है। अब बैक टू प्रेजेंट। मिंजू जीवान को वॉशरूम में छोड़कर वहां से निकल जाता है। खाने की टेबल पर मिंजू की बातों से हम साफ समझ पाते हैं कि वो एक बेहद ही लालची किस्म का इंसान है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। खाना खत्म होने के कुछ देर बाद सभी लोग नीचे कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। किमची के प्रोग्राम में कई सारी कमियां होती, इसीलिए प्रोफेसर जोन्स इस काम को आगे करने से मना कर देती। लेकिन किमची उनको समझाता है कि इस समय बाहर का मौसम काफी खराब है, इसीलिए कम से कम 2 दिन रुककर हमारे काम को अच्छे से देख तो लीजिए। अब ना चाहते हुए भी प्रोफेसर जोन्स इसके लिए मान जाती। कंट्रोल रूम में पहुंचते ही प्रोफेसर जोन्स किमची के लैब में काम कर रहे बायोलॉजिस्ट से मिलती है, जो उनको बताता है कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। प्रोफेसर बायोलॉजिस्ट को एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने के लिए कहती है, इसीलिए बायोलॉजिस्ट क्यूसी से कहकर अपने टेस्ट सब्जेक्ट यानी एक शार्क को मशीन की मदद से उनके सामने ले आता है। यहाँ बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर को बताता है कि शार्क का रिप्रोडक्टिव पीरियड 12 महीने लंबा होता है, इसलिए हमने इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसके रिप्रोडक्टिव पीरियड को तेज कर दिया है, ताकि हम इन मछलियों को विलुप्त होने से बचा सके। वहीं दूसरी ओर हम इस शार्क को देखते हैं। मिंजू को अपनी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जिस वजह से वो काफी डर जाता है। बायोलॉजिस्ट बताता है कि काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक सफलता के कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। प्रोफेसर और बायोलॉजिस्ट के बीच बातें चली रही होती हैं कि तभी इसके बीच में मौका देखकर किमची मिंजू को अपनी बातों में फंसाकर इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए मनाने लगता है। लेकिन मिंजू उसको समझाता है कि वो बस एक प्रोफेसर का असिस्टेंट है, उसको ज्यादा कुछ भी नहीं मालूम है। किमची बातों के बहाने अपने असिस्टेंट को इशारा करके मिंजू को अपने साथ ले जाता है। मिंजू उसको लगातार समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, वरना ये एक्सपेरिमेंट हम सब के लिए एक खतरा बन सकता है। मगर तभी किमची की असिस्टेंट माइक्रोफोन के थ्रू उसको बताती है कि एक्सपेरिमेंट को आगे करने के लिए सब कुछ रेडी है। किमची और मिंजू जैसे लैब में वापस आते हैं, वो देखते हैं कि प्रोफेसर भी पैसों के लालच में आकर बाकी लोगों के साथ मिलकर उसके इंजेक्शंस को टेस्ट सब्जेक्ट 3 एक नए जीन के साथ उसकी नजरों के सामने इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि ये नया जीन शार्क के अंदर स्टेबल हो सके। मगर एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी की वजह से शार्क का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, साथ ही उसका बीपी एकदम से बढ़ने लगता है, और कुछ देर बाद ही वो फिश अपने आप स्टेबल हो जाती है। और फाइनली ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। जल्द ही शार्क को उसके पॉड में वापस भेज दिया जाता है। मिंजू उदास होकर वहां से जाने लगता है, मगर तभी क्यूसी आकर उससे मिलता है और उसको अपने गले लगा लेता है। दरअसल उस पार्टी वाली रात मिंजू ने जिनकी जान बचाई थी, क्यूसी भी उनमें से एक ही होता है। गुस्साया मिंजू स्विमिंग पूल में कूद जाता है, जहाँ क्यूसी और जीवान भी उसके साथ आ जाते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने मन को हल्का करते हैं। वैसे अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। खैर, जब ये सब लोग अपने रूम के लिए वापस जा रहे होते हैं, तभी इन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सब लोग कंट्रोल चेंबर की तरफ भागने लगते हैं। कंट्रोल चेंबर में पहुंचते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि किमची के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक्वेरियम में मौजूद बाकी शार्क इस शार्क्स को मार डालेंगी। वहीं किमची अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और लालच से भरी बातें करने लगता है,
जिससे नाराज होकर मिंजू उसको पंच करके वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं, उसी समय मिंजू अपने हाथ पर लगे किमची के खून से बायोमेट्रिक को चकमा देकर दोबारा से कंट्रोल रूम में घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर किमची लगातार कैमरे पर नजर रखे हुए होता है, इसलिए क्यूसी उसे अपनी बातों में लगाकर उसका ध्यान भटकाने लगता है। मिंजू कंट्रोल रूम में पहुंचकर ईटोमॉर्फिन नाम के इंजेक्शन की 2 बोतल को उठा लेता है। इस इंजेक्शन की एक खास बात है कि अगर इसे कम डोज में दिया जाए तो शार्क को एक्साइट करती है, लेकिन इसका डबल डोज उनके लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए मिंजू अपने सेल्फ हीलिंग इंजेक्शन के साथ इस दवाई को मिलाकर शार्क के खाने में डाल देता है। जल्दी ये सब लोग कंट्रोल रूम में आकर नई रेड शार्क के इस नजारे को देखने लगते हैं। काफी लोग इसके खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन किमची किसी की नहीं सुनता है, जो 2 और शार्क को उसी रेड शार्क के पॉट में डाल देता है। यहाँ जानने वाली बात यह है कि शार्क कभी झुंड में नहीं रहती है, वो नेचर से इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है कि एक दूसरे पर हमला करने लगती है। इसी वजह से दोनों शार्क के आते ही वो रेड शार्क पर हमला करने लगती है, जिससे उस रेड शार्क को काफी गंभीर चोट आ जाती है। जल्द ही रेड शार्क को दूसरे पॉट में भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में सेल्फ हीलिंग जीन की वजह से रेड शार्क का घाव भरने लगता है। शार्क को शांत करने के लिए किमची अपने बायोलॉजिस्ट को पूल के पास भेजकर शार्क को खाना खिलाने के लिए कहता है, लेकिन अब तक शार्क इतनी एग्रेसिव हो चुकी थी कि वो बायोलॉजिस्ट को पूल के अंदर खींचकर पानी में ही मार डालती है। गुस्साई शार्क बार बार टक्कर मार के कंट्रोल रूम के अंदर लगे शीशे को भी तोड़ देती है, जिससे पूल का सारा पानी कंट्रोल रूम में भरने लगता है। इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन शार्क उनको जिंदा छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए पानी के साथ आई रेड शार्क कंट्रोल रूम के अंदर उनके ऊपर हमला करने लगती है। सब लोग भागकर लिफ्ट में वापस से निकल जाते हैं, लेकिन शार्क तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। वो दूसरी ओर से आकर लिफ्ट के नीचे हमला कर देती है। लिफ्ट में मौजूद सभी लोग किमची पर नाराज होने लगते हैं, क्योंकि ये सब उसी के लालच की वजह से हो रहा था। जल्द ही लिफ्ट एक जगह पर रुकती है, जहां किमची और मिंजू को छोड़कर बाकी सब लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। मगर तभी लिफ्ट अपना बैलेंस खो देती है और एकदम से कंट्रोल रूम के बाहर आकर गिरती है। अब बड़ी मुश्किल से ये दोनों खुद को बचाते हुए कंट्रोल रूम के अंदर आ जाते हैं। डर से बौखलाया किमची पानी के सभी चैनल्स को खोल देता है, जिससे उस रेड शार्क को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। तभी मिंजू को ये बात समझ आने लगती है कि ये सब कोई हादसा नहीं है, बल्कि उस रेड शार्क का सोचा हुआ एक प्लान था। मिंजू किमची को बताता है कि वो जानबूझकर हम लोगों को यहाँ पर लाई थी, ताकि हम लोग एक्वेरियम के सभी चैनल्स को खोल दें, जिससे वो आसानी से यहाँ से भाग जाए। होता भी ऐसा ही है, लेकिन किमची ये मानने को राजी नहीं होता कि एक मछली ने उसको पागल बना दिया। दरअसल शार्क के ऊपर हो रहे उस प्रयोग की वजह से उसके सोचने समझने की क्षमता काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए उस शार्क ने बड़ी आसानी से इन लोगों को पागल बना दिया था। जल्द ही ये शार्क एक्वेरियम के आउटर चैनल में पहुंचकर सभी कैमरे को तोड़ देती है। आउटर चैनल में पहुंचते ही सभी लोग मिलकर उसको रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही शार्क आउटर चैनल से समुद्र की तरफ भाग जाती है। अब रेड शार्क को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए ये सभी लोग अपना स्विम सूट पहनकर समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। क्यूसी सबको समझाता है कि समुद्र के बीच एक गुस्साई शार्क से भिड़ना काफी खतरनाक हो सकता है, मगर वो अकेला क्या ही करता, इसीलिए सबके साथ वो भी समुद्र की तरफ चल देता है। किमची अपने जीपीएस की मदद से रेड शार्क की लोकेशन का पता कर लेता है और अपनी बोट को वहीं पर रुकवा देता है। अब जाने से पहले मिंजी ईटोमॉर्फिन के 2 इंजेक्शन देकर जीवान को सतर्क रहने के लिए कहता है। सबको लगता है कि शार्क पानी से बाहर नहीं आएगी, लेकिन किमची सबको पानी में चलने के लिए कहता है। लेकिन बीच समुद्र में खुद को मौत के मुंह में कोई नहीं धकेलना चाहता है, इसीलिए सब लोग पानी में जाने से मना कर देते हैं। मगर तभी किमची सबके सामने शर्त रखता है कि जो पानी में जाकर शार्क को पकड़ेगा उसे मैं पूरे $5 मिलियन दूंगा। जीवान इस शर्त को मानकर तैयार होने लगती है। जल्द ही उसको एक लोहे के केज में बंद करके क्रेन की मदद से पानी के नीचे उतार दिया जाता है। जैसे ही जीवान पानी के नीचे पहुंचती है, किमची के कहने पर क्यूसी रेड शार्क को लुभाने के लिए खाना फेंकना शुरू कर देता है, मगर एक टुकड़ा गलती से जीवान के केज पर गिर जाता है। वहाँ मौजूद लोगों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि खाने के लालच में रेड शार्क बड़ी स्पीड से उनके सामने आ जाती है। रेड शार्क चारों तरफ से जीवान के केज पर हमला करने लगती है, इसीलिए किमची ऊपर से जीवान को शूट करने के लिए कह देता है, मगर शार्क इतनी तेज होती है कि उस पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल होता है। इसी बीच शार्क बड़ी तेजी से जीवान के केज को अपने साथ खींच कर ले जाती है
ऊपर मौजूद सभी लोग क्रेन को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क की ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पाते। जीवान को मुसीबत में देखकर मिंजी भी उसकी मदद के लिए पानी में कूद पड़ता है। वहीं दूसरी ओर शार्क की ताकत की वजह से पूरी बोट पूरी तरह से हिलने लगती है, जिस वजह से प्रोफेसर पानी में जा गिरती है। प्रोफेसर को डूबता देख मिंजी उसको बचाने के लिए उसकी तरफ मुड़ जाता है। प्रोफेसर को बचाकर जब मिंजी उसको बोट के पास लाता है, तभी शार्क पीछे से आकर प्रोफेसर के पैर में काट लेती है। शार्क के हमले की वजह से प्रोफेसर के पैर से काफी खून बहने लगता है, मगर बोट में खड़े बाकी लोग जैसे तैसे उसे ऊपर की ओर खींच लेते हैं। इसी बीच जीवान भी खुद को बचाकर बोट पर वापस आ जाती है। दूसरी ओर शार्क से बचने के लिए मिंजी दोबारा से पानी के अंदर चला जाता है, मगर अब शार्क उसका पीछा करना शुरू कर देती है। शार्क को मिंजी के नजदीक आता देख जीवान एक धारदार हथियार से शार्क के ऊपर हमला कर देती है, जिससे शार्क कुछ देर के लिए वहां से भाग जाती है। इसी बीच मिंजी मौका पाकर बोट पर वापस आ जाता है। सबको लगता है कि शायद शार्क मर चुकी है, मगर तभी एक बार फिर से किमची के रडार पर वो दिखाई देने लगती है। शार्क को मरा हुआ समझकर जीवान, मिंजी और क्यूसी उसको पकड़ने के लिए एक छोटी बोट की मदद से आगे चले जाते हैं। यहाँ जीवान नोटिस करती है कि उसके पास अब सिर्फ एक ही ईटोमॉर्फिन का इंजेक्शन बचा हुआ है, इसीलिए उन्हें काफी सतर्क रहना होगा। मगर जल्द ही उन सबको पता चलता है कि शार्क ने उनको बेवकूफ बनाया है। जब तक वो लोग कुछ और समझ पाते, उससे पहले ही शार्क बड़ी बोट पर हमला कर देती है, जिससे किमची पानी में आ गिरता है। किमची को बचाने के लिए क्यूसी भी पानी में कूद जाता है। वो उसे बोट के पास ले आता है, मगर इसी बीच रेड शार्क दोबारा से उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगती है। सबको बचाने के लिए किमची खुद को शार्क के सामने कर लेता है, ताकि उसकी वजह से किसी और की जान ना जा सके। इस बात से सभी लोग काफी दुखी होते हैं। वहीं दूसरी ओर बोट से रेड शार्क के टकराने की वजह से किमची की असिस्टेंट भी पानी में जा गिरती है और पलक झपकते ही शार्क उसको भी मार डालती है। जल्द ही सब लोग बोट में वापस आ जाते हैं। बोट में मौजूद प्रोफेसर की हालत काफी खराब होने लगती है, मगर तभी मिंजी आकर उसको संभालता है। इसी बीच प्रोफेसर मिंजी को ईटोमॉर्फिन का आखिरी इंजेक्शन देकर ये सब खत्म करने के लिए कहती है। यहाँ मिंजी भी अपनी गलतियों को समझता है और जैसा वो है उसी तरह खुद को एक्सेप्ट कर लेता है। दरअसल जैसे ही वो सेल्फ हीलिंग जीन का इंजेक्शन लेना बंद करेगा तो उसका पैर दोबारा से खराब हो जाएगा, मगर मिंजी ने फैसला कर लिया था, इसीलिए वो सेल्फ हीलिंग जीन के इंजेक्शन को खाली करके उसमें ईटोमॉर्फिन भर लेता है और एक त्रिशूल जैसा हथियार तैयार कर लेता है। अब किमची की मौत से दुखी क्यूसी जीवान के हाथ से त्रिशूल छीनकर पानी में कूद जाता है। जीवान भी उसके पीछे पानी में कूद पड़ती है। जल्द ही शार्क उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। दोनों लोग शार्क पर काफी हमला करते हैं, लेकिन वो हर बार बच जाती है। वो शार्क क्यूसी को मार डालती है। वो जीवान को घायल भी कर देती है। अब जैसे जीवान पानी के अंदर बेहोश होने लगती है, तभी मिंजी पानी में आकर उसको अपने साथ बोट तक ले जाता है। जीवान को बोट में चढ़ाकर मिंजी पानी में वापस चला जाता है। मिंजी को पानी में देखकर शार्क उसके ऊपर भी हमला करने लगती है, मगर तभी खुद को बचाते हुए मिंजी शार्क के मुंह में एक ऐसा डिवाइस डाल देता है जिसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी से बाकी शार्क उसकी तरफ आने लगती है। जल्द ही काफी शार्क वहां पर जमा हो जाती हैं और देखते ही देखते वो रेड शार्क को मार डालती है। जिसके बाद मूवी के एंड सीन में हम मिंजी और जीवान को बीच के किनारे पर मस्ती करते हुए देख, जिस सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।